हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका स्वागत है जावा मतलब राम जी सर की कंप्यूटर क्लासेस में। मैं 23 इयर्स से कंप्यूटर की फील्ड में कंप्यूटर आईएससी, आईसीएससी और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को ऑफलाइन में क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं। और अभी पिछले ही साल से ज्यादा देखा जाए तो मैं ऑनलाइन में भी एक्टिव होना शुरू कर चुका हूं। और मैंने देखा कि जहां पे मैं 200-250 बच्चे पढ़ाता हूं ऑफलाइन में, तो अगर मैं ऑनलाइन में आपके आ जाऊं तो मुझे बहुत सारे बच्चों का प्यार मिल जाएगा, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल जाएगा। तो इसी रीजन के तहत मैं यहाँ पर ऑनलाइन में आप लोगों की मदद करने के लिए आ गया हूँ। और अभी मैं आज की वीडियो में, जैसा थंबनेल में आपने पढ़ा होगा, मैं आज की वीडियो में आपसे पेपर अपडेट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें कि 3 टाइप के अपडेट आए हैं। तो उसमें एक अपडेट है आपका असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चंस बच्चों को अभी हो सकता है कि बिल्कुल पता ना हो कि हाँ, इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, इस क्वेश्चन का क्या सेंस है। और हो सकता है पता भी हो तो उनको ये ना पता हो कि इसका ट्रिक क्या है या इसका सॉल्यूशन करने का तरीका, सही तरीका क्या है। तो आज की क्लास में मैं यही डिस्कस करूंगा। आपको मैं वो ट्रिक बताऊंगा जो देखा जाए, अगर आप देखें यहाँ पर यूट्यूब पे भी देखें तो कंप्यूटर फील्ड में आपको इस टाइप की वीडियो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। हो सकता है एक दो किसी ने बनाई हो, लेकिन नहीं। बाकी मैथ साइंस में और सब्जेक्ट्स में इसकी वीडियोस हैं, लेकिन कंप्यूटर फील्ड के यानी कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए आईएससी, आईसीएससी की बोर्ड के लिए ये वीडियोस नहीं बनी हुई है। तो इसको ही रीजन को ध्यान में रखते हुए मैं आज की क्लास आज करवा रहा हूं। मैं इसमें आपको बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा, और इसमें 2 या 3 ट्रिक होंगी आपकी। 2 मेन है, तीसरी भी एक है। और अगर आप उसको जो है फॉलो करते हो तो आप विश्वास करो कि आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा तब भी 99% आप उसका सही सोल्यूशन ही करके आओगे। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं मैंने लिख रखा है। देखिए यहाँ पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन फॉर आईसीएससी कंप्यूटर बाय जावा मतलब रामजी सर 2023-24 नया क्वेश्चन है। तो इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें आपके मैं सीधे पहले आंसर से बात करूंगा। इसमें 4 टाइप के आंसर दिए होते हैं। आप देखिए यहाँ पर 4 टाइप के आंसर दिए होते हैं। एक आपका है ए बी सी डी। तो ए में देखिए आपका पहला जो आंसर होता है उसका मतलब होता है कि आपका ए और आर। ए का मतलब यहां पर असर्शन से है और आर का मतलब यहां पर रीजन से है। तो यहां पे पहले आपका असर्शन और रीजन दो चीजें दी होती है, असर्शन और रीजन। तो असर्शन में कोई एक बात कही होगी और उसी के का रीजन आपका रीजन आर में दिया गया होगा। तो इसको इसके ऑप्शन जो है 4 दिए गए हैं, इन 4 में से आपको ये स्टेटमेंट पढ़कर आंसर निकालना होता है। तो अब मैं आपको यहाँ पर जो ट्रिक की बात कर रहा था वो ट्रिक मैं समझाता हूं आपको। देखिए आपको क्या करना है, ये अभी ना देखिए, पहले इसको समझ लीजिए। ये 4 ऑप्शन जो दिए होते हैं, तो पहला ऑप्शन का मतलब होता है कि असर्शन और रीजन, असर्शन और रीजन ये दोनों ही आपके ट्रू हैं। असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। और जो रीजन है ये असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। पहले ऑप्शन का ये मतलब है। दूसरे ऑप्शन का मतलब है ऑप्शन बी का कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और जो रीजन है ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। यानी पहले वाले में असर्शन रीजन दोनों ट्रू थे और रीजन एक्सर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा था, क्लियर कर रहा था। और दूसरे वाले में रीजन एक्सर्शन ट्रू है लेकिन रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये कह दिया गया। और सी पार्ट में असर्शन सिर्फ ट्रू है, रीजन आपका फॉल्स है। और डी पार्ट में असर्शन आपका फॉल्स है और रीजन आपका ट्रू है। ये 4 तरीके के ऑप्शन आपको हर क्वेश्चन में मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं जो डिस्कस कर रहा था कि ट्रिक क्या है। ट्रिक बच्चों ये है कि आप यहां पर सबसे पहले असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट को एक बार 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार, वैसे एक बार ही पढ़ने से आपको मिल जाएगा। आपको बच्चों ढूंढना है इन दोनों स्टेटमेंट में कोई एक भी आपका फॉल्स है क्या। आपको ढूंढना है इन दोनों स्टेटमेंट में कोई एक भी आपका फॉल्स है क्या। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स मिल जाए तब तो कहानी खत्म। क्या कि आपको मालूम है कि इस पहले वाला ऑप्शन में दोनों ही ट्रू होने चाहिए। तो ये तो आपको लेना ही नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई एक फॉल्स मिल गया है आपको। तो ये तो दोनों ही ट्रू होने चाहिए। तो
इसको तो लेना ही नहीं। अब बचे नीचे के दो ऑप्शन, तो नीचे के दो ऑप्शन में जो भी ए और आर में से आपका फॉल्स है उसी वाले पार्ट को खाली देख लेना है। अगर ए वाला फॉल्स है तो ए वाला फॉल्स है तो ये ऑप्शन डी सही होगा, और अगर आर वाला फॉल्स है तो आर वाले में ऑप्शन आपका सी सही होगा। तो नहीं, बाकी सबको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपको खाली ये देखना है दोनों में से कोई एक फॉल्स है क्या। अगर फॉल्स मिल जाए तो आप ऐसा कर सकते हो कि ऊपर के दोनों तो होंगे 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 नहीं, और नीचे के दोनों में से जो आपको ऊपर से फॉल्स मिल गया है उसको ही आप ले लीजिए, बाकी किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये तो पहली ट्रिक है, और इसको आप यहीं पे एक्सप्लेन करके देख सकते हैं। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां पे इन जावा स्टेटमेंट रिटन इन द लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर आर ट्रीटेड एज सेम। अब सोचिए बच्चों, कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसका मीनिंग निकालिए उस समय को ध्यान करते हुए कि जब आप प्रोग्राम कंप्यूटर पे लिखते हो तो कंप्यूटर आपको कैसा फील कराता है, ये आपको ध्यान देना है। तो जैसे यहां पर इस लाइन का मतलब है कि जावा में अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर सेम कहे जा रहे हैं, कि जावा उसको सेम मानता है। तो आप सोचो, आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हो, सिस्टम में एस तो बड़ा होता है, स्ट्रिंग args लिखते हो तो स्ट्रिंग का एस तो बड़ा होता है। इसका मतलब आपको क्या लगता है, अगर आपने एक दो बार भी कंप्यूटर पे टाइपिंग की होगी तो आपको पता होगा कि अपर केस लेटर अलग है और लोअर केस लेटर अलग मानता है जावा। तो इसका मतलब पहला आपका फॉल्स मिल गया। अब पहला आपका फॉल्स मिल गया तो इसका मतलब आपको फिर दूसरा यानी रीजन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला तो फॉल्स मिल गया एसेसन। तो आप देखिए एसेसन फॉल्स किसमें है, एसेसन फॉल्स जो है आपका डी वाले ऑप्शन में है। अब डी वाले ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए, और दूसरा हमने देखो बच्चों पढ़ा ही नहीं, दूसरा हमने पढ़ा ही नहीं। यही ट्रिक थी कि दोनों में से पहला पढ़ा आपने, अगर वो फॉल्स नहीं निकला तो चेक करो क्या दूसरा फॉल्स है। दोनों में से कोई भी एक फॉल्स मिल जाए तो नीचे के दो ऑप्शन में से जो फॉल्स वाला आपका टिक हो रहा है बस उसी को टिक करके बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये पहली ट्रिक थी जिससे आप इसको आसानी से कर सकते हो। अब बच्चों मैं आगे क्वेश्चन लेता जाऊंगा, और जो तीन ट्रिक है तीनों ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूं आज की क्लास में, बस आपको लास्ट तक रहना है। और लास्ट में मैं कुछ अनाउंसमेंट करूंगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि मैं अब यूट्यूब पे भी एक्टिव हो चुका हूं, और मेरे बारे में बहुत ज्यादा मैं क्या बताऊं, मैं 23 ईयर से पढ़ा रहा हूं कंप्यूटर, ये आईएससी आईसीएससी और सीबीएसई बोर्ड के कंप्यूटर के बच्चों को, और यानी कितने 100 बच्चे आ चुके हैं मेरे क्लासेस में। मैं किसी एक वीडियो में सेपरेट आपको ये सब दिखाऊंगा प्रूफ के साथ में, यानी कितने बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लाए हैं कंप्यूटर में। ऐसा रिजल्ट जैसा मेरी छोटी सी कोचिंग का आता है ऐसा रिजल्ट आपको बड़ी बड़ी कोचिंग, और मैं यूपी लखनऊ से बिलोंग करता हूं, तो कहीं आपको पूरे पूरे मैं अपने तरफ से यही कहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा ऐसा रिजल्ट। तो आपको रिजल्ट दिखाऊंगा तब आपको विश्वास होगा। फिलहाल अभी हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अच्छा, फिलहाल मैं थोड़ा सा बता भी दूं, रीजन में जैसे लिखा है जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो ये तो ट्रू है ही, जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और ऊपर वाला फॉल्स हो गया, इस वजह से आपका ऑप्शन डी सही है। अब देखिए दूसरा दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में फिर से वही काम करना है बच्चों, कि दोनों स्टेटमेंट को एक बार या दो बार पढ़ना है और उसमें फॉल्स ढूंढना है। तो अब देखिए मैंने पढ़ा कॉल बाय वैल्यू इज नोन एज प्योर मेथड, तो अब यहां पे दो चीजें आ गई, कॉल बाय वैल्यू आ गई और प्योर मेथड आ गया। तो इसमें अभी अगर आपने थ्योरी सही से पढ़ रखी होगी तो आप जान सकते हो कि फंक्शन कॉलिंग जब करते हैं यानी कि ओबीजे डॉट इनपुट ओबीजे डॉट कंप्यूट ओबीजे डॉट डिस्प्ले ऐसे कॉल करते हो, तो फंक्शन जब कॉलिंग करते हैं तो दो तरीके होते हैं कॉल करने के, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू की बात हो रही है। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी इंट कैर फ्लोट डबल, इनको आपको फंक्शन कॉलिंग से पास करना होता है फंक्शन डेफिनेशन में, और फंक्शन डेफिनेशन में वहां पे अगर कोई भी चेंजेस आप फॉर्मल पैरामीटर में करते हो तो वो सिर्फ फॉर्मल पैरामीटर में चेंजेस माने जाएंगे, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू नहीं बदलती है, ये उसमें बताया गया है। अब यहां पे जरा देखते हैं प्योर फंक्शन या प्योर मेथड ये क्या है। तो प्योर मेथड की अगर बात करें तो प्योर मेथड में आपका
जो भी वैल्यू भेजी जाती है फॉर्मल पैरामीटर को एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर को, तो फॉर्मल पैरामीटर उसमें कहा जाता है इट कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये प्योर फंक्शन की डेफिनेशन है, यानी फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। तो आपकी नहीं बदलेगी, तो यानी कि यहां पर ये देखा जाए तो ये आपकी सिमिलरिटी है। कॉल बाय वैल्यू में प्योर फंक्शन या प्योर मेथड बनाए जाते हैं, क्योंकि प्योर अगर इम्प्योर मेथड कहेंगे तो कॉल बाय रेफरेंस हो जाएगा, है ना। तो आप पहले को ट्रू मान लो, ठीक है। अब दूसरा देखा क्या इसमें कोई फॉल्स है, तो हमने देखा द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल डज नॉट चेंज एज ऑपरेशन इन इज परफॉर्म्ड ऑन कॉपीड वैल्यू। तो जैसा कि मैंने अभी कॉल बाय वैल्यू का डेफिनेशन बताया था कि कॉल बाय वैल्यू में एक डुप्लीकेट कॉपी एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर को भेजी जाती है, और डुप्लीकेट कॉपी यानी फंक्शन वाली कॉपी में अगर कोई भी चेंजेस होता है तो एक्चुअल पैरामीटर बदलता नहीं है। तो यानी कि ये भी ट्रू हो गया। तो जब दोनों ट्रू हो जाए, अब आपका मामला फंस गया कि आपको दोनों ट्रू मिल रहे हैं। तो दोनों ट्रू में तो ये भी ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए ये भी ट्रू है, ऑप्शन बी ये भी ट्रू है। अब आपको इस केस में क्या करना है, ये यहां पर देखिए बच्चों, दोनों दूसरी ट्रिक आ गई। जब दोनों ऑप्शन आपको, क्योंकि फॉल्स तो मिला ही नहीं का आपको कहीं, तो जब दोनों ऑप्शन आपको ट्रू मिल गए, तो आपको दूसरी ट्रिक में सिर्फ इतना देखना है कि क्या जो रीजन दिया गया है, क्या इसका यूज असर्शन वाले पॉइंट में कहीं दिखाई पड़ रहा है। जो रीजन दिया गया है, क्या इसका यूज असर्शन वाले पॉइंट में कहीं दिखाई पड़ रहा है। तो अब देखो, आप यहां पे फील करो, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल डज नॉट चेंज एज ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन कॉपीड वैल्यू। तो ये बात, ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन कॉल बाय वैल्यू की है। तो इसका मतलब इसका यूज असर्शन में मिल रहा है, यानी रीजन का यूज असर्शन में मिल रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका ए ट्रू होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन आपका ए ट्रू होगा। तो ये दूसरी ट्रिक है। जब आपको बच्चों दोनों स्टेटमेंट पढ़ने पर कोई फॉल्स दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आपको खाली ये देखना है, यानी गौर कीजिए, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो आपको सिर्फ ये देखना है कि दूसरे वाले स्टेटमेंट यानी कि रीजन का कोई भी यूज एसर्शन वाले पॉइंट में किया जा रहा है क्या। अगर रीजन का कोई भी यूज एसर्शन वाले पॉइंट में किया जा रहा है, इसका मतलब है कि ऑप्शन ए ट्रू होगा। both assertion and reason are true और reason is a correct explanation of assertion। तो बच्चों ये दूसरी ट्रिक थी। अभी आपको बहुत सारे और यहां पे देखने को मिलेंगे। मैंने 3 ट्रिक का वादा किया है, तो 2 ट्रिक आपकी हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है, ये बात सही है, और बहुत छोटी डेफिनेशन है, और आई होप कोई ऐसा होगा ही नहीं आप लोगों में, अगर उसने एक बार भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ये वाली लाइन जरूर उसको देखने को मिली होगी, या टीचर्स ने स्कूल में बताई होगी। अब यहाँ पे देखिए, रीजन में कहा गया इंस्टेंशिएशन मींस क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखो पहली बात तो ट्रू हो गई, ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। और बच्चों देखो दूसरी बात भी ट्रू हो गई, इंस्टेंशिएशन मींस क्रिएटिंग या क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी जब किसी भी क्लास का आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, वो वाली लाइन याद होगी आपको, क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू स्पेस क्लास का नाम। ये वाली लाइन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज की जाती है। तो इसी को इंस्टेंशिएशन कहा जाता है। तो अब देखो ये दूसरे वाली बात भी ट्रू हो गई। तो अब आपको दूसरी वाली ट्रिक यूज करनी है। क्या दूसरी वाली बात का कोई भी मींस ऊपर वाली बात से मिल रहा है। तो दूसरी वाली बात में ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, एक तरीके से देखा जाए तो ऑब्जेक्ट की ही बात तो ऊपर भी हो रही है कि ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है। तो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, इंस्टेंशिएशन इंस्टेंस से मिल गया। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए टिक करना पड़ेगा आपका कि assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो दूसरी ट्रिक फिर से काम आ गई आपके। फिर देखिए अभी आपको और अच्छी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए इसमें कुछ आपको दूसरा नया देखने को मिल सकता है। क्या है, अ व्हाइल लूप कैन कंटेन एनी other type of loop and even a decisional like if else। आज की क्लास में बच्चों मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं अलग अलग टॉपिक से ढूंढकर। तो 20 क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, और लास्ट में मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा
जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और कुछ और चीजें मैं बताऊंगा, तो इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो पहले असर्शन वाले पॉइंट में बच्चों बताया गया है कि व्हाइल लूप जो है के अंदर एक दूसरा व्हाइल लूप या एक दूसरा लूप लगाया जा सकता है, तो ये बात सही है। और व्हाइल लूप के अंदर इफ और इफ एल्स इफ भी लगाया जा सकता है, या इफ एल्स भी लगाया जा सकता है, ये भी बात सही है। तो ये तो आपका ट्रू हो गया। उसकी बात हो रही है ना कि लूप के अंदर लूप लगाना, तो व्हाइल के अंदर लूप लगाओ या व्हाइल के अंदर इफ एल्स लगाओ, लगा सकते हो, आपको सबको क्लियर होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ऐसे रीजन में कहा गया अ नेस्टेड लूप कंटेन्स ओनली अ व्हाइल लूप, अ नेस्टेड लूप कंटेन्स ओनली अ व्हाइल लूप। अब जरा यहां पे गौर कीजिए बच्चों, तो कह रहा है नेस्टेड लूप कंटेन्स ओनली अ व्हाइल लूप, यानी नेस्टेड लूप का मतलब क्या हुआ, लूप के अंदर लूप। तो क्या आप मानते हो यहां पर ऐसा है कि लूप के अंदर लूप में सिर्फ व्हाइल लूप में ही ऐसा किया जा सकता है? आई होप आप नहीं मानते हो, क्योंकि चाहे फॉर के अंदर फॉर लगाओ, चाहे व्हाइल के अंदर व्हाइल लगाओ, चाहे फॉर के अंदर व्हाइल लगाओ, चाहे व्हाइल के अंदर फॉर लगाओ, और इवन डू व्हाइल के अंदर फॉर लगाओ, डू व्हाइल के अंदर व्हाइल लगाओ, यानी कोई भी लूप किसी भी लूप के अंदर रखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये वाली बात गलत हो गई। तो अब देखो यहां पे अब ट्रिक क्या काम आ गई, दोनों में से कोई भी एक बात गलत मिल जाए तो देखो आपकी बात फॉल्स कौन सी है, आपकी फॉल्स रीजन वाली बात है, रीजन वाली फॉल्स है और असर्शन वाली आपकी ट्रू है। तो रीजन वाली अगर फॉल्स है तो आपको सी डी में से देखना है कि रीजन फॉल्स किस में है। तो आप देखिए यहां पे रीजन इज फॉल्स और असर्शन इज ट्रू, यानी सीधे सीधे आपने टिक लगा दिया ऑप्शन नंबर सी पे, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको खाली दोनों में से कोई एक फॉल्स ढूंढना था, तो आपने ढूंढ लिया, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। 20 क्वेश्चन है बच्चों, अभी आप फोर्थ क्वेश्चन पे पहुंचे हो, मैं जल्दी जल्दी करूंगा, आपका समय बच जाए, बस आप लगे रहिए, और लास्ट में मैं कुछ और चीजें बताऊंगा, उसको भी ध्यान रखना है। देखिए बच्चों, अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया ऐसा इंस्टेंस वेरिएबल आर नोन एज डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास। आप अगर इससे रिलेट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक्चुअली ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मैंने पूरा फुल ईयर के हिसाब से जो एग्जाम होना है आपका प्री बोर्ड का और बोर्ड का, उसके हिसाब से ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं। अभी आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है। आई होप आप अगर मेरे चैनल पे गए होंगे तो मैंने हाफ ईयरली एग्जाम की एक सीरीज स्टार्ट की है। मेरे आसपास के लखनऊ में जितने भी स्कूल्स वगैरह हैं, तो उसमें मेरे पास क्योंकि बच्चा बहुत पढ़ता है, तो हर स्कूल का पेपर मेरे पास आ जाता है और मैंने उसको एक्सप्लेन करना चालू कर दिया। जो भी स्कूल का पेपर मेरे पास आता है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं और उसकी वीडियो बनाकर आप लोगों को दे देता हूं। तो अभी एक ही स्कूल का पेपर हुआ है और दूसरे स्कूल का पेपर आज है, तो मैं अभी सीएमएस स्कूल का एसकेडी का हो चुका है, एसकेडी का मैंने दोनों वीडियो डाल दी है, थ्योरी का भी डाल दिया है और प्रोग्रामिंग का भी डाल दिया। आप उसको देखिएगा, क्योंकि रियल में है तो यही कोर्स, आप चाहे जितनी बार पढ़ो, लेकिन अगर आपने पेपर नहीं लगाए हैं, पेपर प्रैक्टिस नहीं लगाई है, तो आपको उन क्वेश्चंस का अंदाजा नहीं लग पाएगा कि जो उसी टॉपिक के अंदर से ऐसे क्वेश्चन निकाल दिए जाएंगे कि जो आपको लगेगा आपने पढ़ा ही नहीं है ना, जबकि आपने पढ़ा होता है, लेकिन क्योंकि आपने रिलेट नहीं करके देखा है इसलिए आपको लगेगा ही नहीं कि आपने पढ़ा है। तो आप पेपर प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और ये कितना गोल्डन चांस है कि मैं हर स्कूल के जाने कितने पेपर, सीएमएस, एलपीएस, एसकेडी, लामार्ट, बहुत सारे स्कूल के पेपर में आपको हाफ ईयरली के प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ओके, कम टू द पॉइंट। तो अब यहां पर देखिए पहला एसर्शन में लिखा है कि इंस्टेंस वेरिएबल आर नोन एज डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास। तो इसके बारे में मैं हल्का बता दूं आपको, जो बच्चे अभी अगर जिनके यहाँ यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ा दिया गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो वो समझ पाएंगे, और वाकई नहीं समझ पाएंगे तो कोई बात नहीं, ट्रिक तो आपकी काम आएगी ही आएगी। जैसे आप कोई क्लास एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाते हो, आपने क्लास लिखा है एक्स वाई जेड और उसके नीचे आपने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया INT A, B, C, मान लीजिए 2 नंबर का सम करना चाहते हैं तो ये वेरिएबल डिक्लेयर किए, और उसके बाद इसके नीचे और हम लोग क्या कराएंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, वॉइड इनपुट, वॉइड कंप्यूट, वॉइड डिस्प्ले, ये 3 फंक्शन होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाले प्रोग्राम में जो यहाँ पर ये वेरिएबल दिए होते हैं, इन्हीं को बच्चों हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल या डेटा मेंबर कहते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है इंस्टेंस वेरिएबल आर नोन एज डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास। तो आप कोई भी बोर्ड का पेपर उठा के देखिए जी यूजर डिफाइंड फंक्शन में, उसमें ये वेरिएबल के पहले एक हेडिंग लिखी होगी जिसमें बताया गया होगा कि इनको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं या डेटा मेंबर कहते हैं। तो इसका मतलब ये डेटा मेंबर है, तो आपका ये असर्शन क्या हो गया, असर्शन आपका
ट्रू हो गया, असर्शन आपका ट्रू हो गया। फिर देखो, इंस्टेंस वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। तो देखो, अभी अभी हमने आपके को जिक्र किया था कि ये जो क्लास के जस्ट नीचे ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जा रहे हैं, इन्हीं को इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। अब वो दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके डिक्लेयर किया जाता है। तो आप बताओ, यहां पे क्या कोई स्टैटिक कीवर्ड यूज किया गया है? नहीं यूज किया गया, बस काम बन गया। इसका मतलब यहां पर ये फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है, तो रीजन फॉल्स है। रीजन फॉल्स का मतलब यहां पे सी वाला ऑप्शन, रीजन इज फॉल्स, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। अभी आपको 20 क्वेश्चन टोटल है, तो बहुत बार मौका मिल जाएगा ये अपने जो टेक्निक में बता रहा हूं उसको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? बस आप लगे रहिएगा। अब देखिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और बच्चों एक सबसे अच्छी चीज है कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़कर थ्योरी भी आपकी रिवाइज हो रही है, यानी थ्योरी आपको याद भी हो रही है, क्योंकि इसमें पूरी पूरी डेफिनेशंस ही दे दी जाती हैं। जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसकी डेफिनेशंस ही दे दी जाती हैं। तो ये डेफिनेशंस अगर आपने पूरी पूरी देखी हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में, तो आपको जो और थ्योरी आती है इसी से रिलेटेड, उसके थ्योरी भी सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इनको अच्छे से पढ़िए। अब देखिए, रैपर क्लास इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू एन ऑब्जेक्ट। रैपर क्लास आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, तो डेटा टाइप दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव कितने डेटा टाइप होते हैं, कमेंट में लिखिए, कितने होते हैं कमेंट में लिखिएगा। प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपके बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, टोटल 8 तरीके के प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। 8 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। तो यहां पर हर प्रिमिटिव डेटा टाइप की अपनी एक रैपर क्लास होती है, क्योंकि वो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या कर रहा है, यानी कि इंट, कैर, फ्लोट, डबल क्या करेगा या क्या कर रहा है, इसकी डेफिनेशन कहां मिलती है, उसकी रैपर क्लास के अंदर लिखा होता है कि आईएनटी का मतलब होल नंबर स्टोर करना है, फ्लोट का मतलब डेसिमल नंबर स्टोर करना है। ये सब कहां लिखा होता है, उसकी रैपर क्लास की अंदर कोडिंग में लिखा होता है। तो उसी से वो अपना वर्क करते हैं। तो यहां पर रैपर क्लास इज यूज्ड टू कन्वर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू ऑब्जेक्ट, एक बात कही गई। अब यहां पर रैपर क्लास एक क्लास है, अब क्लास के आगे कोई भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो आपको मालूम है उसको क्या कहा जाता है, एक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो इसका मतलब ये वाली बात आपकी ट्रू है कि रैपर क्लास का यूज किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। अब यहां पे मैं दूसरा भी बता दूं आपको जानकारी के लिए, चाहे रैपर क्लास का यूज प्रिमिटिव डेटा टाइप को रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो, या रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट से डेटा निकालकर प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी इंट, कैर, फ्लोट में वापस कन्वर्ट करना हो, दोनों काम रैपर क्लास के होते हैं। यहां पे एक काम लिखा है। फिर उसके बाद देखिए, इंटीजर क्लास रैप्स आईएनटी वेरिएबल। वाओ! तो आप देखो, हमने कहा था जैसे कि रैपर क्लास जितनी डेटा टाइप है उतनी रैपर क्लास है। तो यहां पे रैपर क्लास देखो, आईएनटी की रैपर क्लास क्या होगी, इंटीजर। फ्लोट की रैपर क्लास क्या होगी, फ्लोट। डबल की रैपर क्लास क्या होगी, डबल। लॉन्ग की रैपर क्लास क्या होगी, लॉन्ग। तो एक छोटा सा डिफरेंस यहां पे भी और याद कर लीजिए बच्चों आप लोग, कि रैपर क्लास और डेटा टाइप में डिफरेंस क्या होता है। रैपर क्लास में और डेटा टाइप में, डेटा टाइप पूरा स्मॉल में होता है, जितने, क्योंकि जावा के सारे कीवर्ड कैसे हैं, स्मॉल में। कीवर्ड की बात कर रहा हूं, सारे कीवर्ड स्मॉल में ही होते। तो ये पॉइंट अगर याद है तो कई सारे क्वेश्चन यहां पे भी आपको डाउट क्लियर हो जाएगा अगर सॉल्व करते समय प्रॉब्लम आती है तो। डेटा टाइप सारे स्मॉल में होते हैं, और रैपर क्लास का पहला लेटर अपर केस होता है। तो दो ऐसी रैपर क्लास हैं जो थोड़ा डेटा टाइप से अलग दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उसका पहला लेटर बड़ा ही होगा। बाकी सब एक जैसी होती, सिर्फ फर्स्ट लेटर बड़ा होता है। जैसे कि आप यहां पे आईएनटी, आईएनटी डेटा टाइप की रैपर क्लास इंटीजर होती, इंटीजर। और ऐसे ही आपका कैर, कैर डेटा टाइप जो है प्रिमिटिव में, उसकी रैपर क्लास कैरेक्टर होते, कैरेक्टर, कैरेक्टर होती। तो सिर्फ ये दो ही डेटा टाइप ऐसे हैं जिनकी रैपर क्लास थोड़ी अलग दिखाई पड़ती है, और डेटा टाइप थोड़ा छोटा अलग दिखाई पड़ता है। बाकी आप देखिए, जैसे फ्लोट है, फ्लोट डेटा टाइप है, तो उसकी रैपर क्लास क्या होगी, फ्लोट होगी, FLOAT। तो यहां पर F बड़ा होगा, है ना। तो ये बाकी सबका एक ही जैसा है, सिर्फ इंट और कैर की अलग होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहां पर हमारे क्वेश्चन की।
क्वेश्चन में देखिए वो कह रहा है रैपर क्लास किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप को क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। ये बात सही है, ये ट्रू हो गया आपका, ये ट्रू है। और इंटीजर क्लास रैप्स आईएनटी वेरिएबल, तो आईएनटी वेरिएबल कहां होगा, इंटीजर क्लास रैपर क्लास में होगा, तो ये भी आपका सही है। अब आप ध्यान दो, मैंने बताया था कि जब दोनों रीजन और असर्शन दोनों ट्रू हो, तब आपको यह देखना होता है कि रीजन का कोई भी कनेक्टिविटी असर्शन से मिल रही है, या रीजन का कोई भी यूज असर्शन के अंदर दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए रीजन का यूज दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर रैपर क्लास की बात चल रही है और रैपर क्लास के बारे में ही ऊपर बताया गया है। तो इसका मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का है, यानी रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो सीधे सीधे आपका ऑप्शन ए सही हो गया। अभी आपको बी वाला भी ट्रिक दिखाऊंगा मैं कैसे, उसका एक बिल्कुल बहुत साफ सुथरी सुंदर सी पहचान है, उसको आप अगर याद कर लोगे तो बी वाला कब ट्रू माना जाएगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। जल्दी से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में द पब्लिक कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावा। अब बच्चों याद करो जरा कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जैसे मान लीजिए 2 नंबर का सम बनाना है, एक्चुअली बात यह है स्टेटमेंट जब पढ़ते हैं तो जावा में थोड़ा सा उसको ध्यान देने की कोशिश कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या ऐसा करते हैं नहीं करते हैं। तो कई सारी चीजें आपने नहीं भी पढ़ी होंगी लेकिन आपने की जरूर होंगी, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो कर रहे हो, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे देखिए वेरिएबल डिक्लेयर करते समय वो कह रहे हैं पब्लिक कीवर्ड की जरूरत होती है। आप सोच के बताओ, जैसे 2 नंबर का सम का प्रोग्राम है तो वो वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ए बी सी, तो उसके लिए क्या पब्लिक ए बी सी लिखते हो? सोचो सोचो सोचो, कमेंट लाइन में लिखो, क्या ऐसा लिखते हो? नहीं, आप आईएनटी ए कॉमा बी कॉमा सी इतने तो लिखते हो और कुछ लिखते ही नहीं हो। तो इसका मतलब ये बात गलत हो गई कि पब्लिक कीवर्ड वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ये बात फॉल्स हो गई बच्चों, ये बात आपकी फॉल्स हो गई, मैं लिख दे रहा हूं फॉल्स, ये बात आपकी फॉल्स हो गई। ठीक, ये आपका फॉल्स हो गया। अब मैंने आपको साफ साफ बताया कि पहला दूसरा दोनों पढ़ना है, लेकिन अगर पहले ही फॉल्स मिल गया इसका मतलब दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप ना पढ़ो दूसरा। अभी मैं पढ़ दूंगा लेकिन आप ना पढ़ो। अब एसर्शन फॉल्स हो गया, तो एसर्शन फॉल्स किसमें होता है? एसर्शन फॉल्स डी में होता है। तो सीधा सीधा आपका ये वाला ऑप्शन सही हो गया, सिंपल सा। अब एक्सप्लेनेशन तो मुझे देना ही देना है। अब रीजन में क्या कहा गया? द पब्लिक कीवर्ड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द एक्सेस लेवल ऑफ द क्लास मेथड और फील्ड इन जावा। ये पब्लिक कीवर्ड की डिक्टो सही सही डेफिनेशन है। तो अब मैंने कहा था कि आपका इस टाइप के क्वेश्चन में कई सारी थ्योरी की डेफिनेशन वगैरह आपको क्लियर कट लिखी हुई दिखाई पड़ जाएंगे और वहीं से आप याद भी कर सकते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये हम लोग कहां यूज करते हैं? ये एक्सेस स्पेसिफायर कहे जाते हैं। और ये जावा में जो वेरिएबल और मेथड हम लोग डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल मतलब फील्ड से है यहां पर, और मेथड तो फंक्शन होता ही है, उनको अपनी क्लास में या अपनी क्लास से बाहर कहां कहां एक्सेस होना है, कहां कहां नहीं होना है, उसके रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी ये ट्रू है और ये फॉल्स। तो आप देख रहे हो कि एसर्शन फॉल्स हो गया और रीजन आपका ट्रू हो गया, रीजन आपका ट्रू हो गया, बस ऑप्शन सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 20 है तो हमें पूरे करने ही इसी क्लास में, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बतानी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, थोड़ा सा छुप रहा है, हाँ देखिए, देखिए बच्चों, अच्छा यहाँ पे ये ऊपर कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, जगह और मिल जाएगी। हाँ देखिए, अब थोड़ा सा मैं देख नहीं पाया उसको, यहाँ वो जगह छुप रही है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन भी आ गया आपका। क्वेश्चन है द स्टैटिक कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल दैट आर यूनिक टू ईच इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ये थोड़ी सी डीप थ्योरी है बच्चों। डीप थ्योरी मतलब, क्योंकि फंक्शन टॉपिक हमारा सबसे बड़ा टॉपिक लास्ट वाला माना जाता है, तो वो मैं तो सबसे लास्ट में ही पढ़ाता हूँ। पहले सारी थ्योरी जावा और प्रोग्रामिंग जावा की पढ़ा देता हूँ, लास्ट टॉपिक हमारा फंक्शन होता है। तो यहाँ पर उसमें ये इनके बारे में बताया गया था। मैं आपको क्लियर जरूर करूंगा, क्योंकि मैं तो बता ही रहा हूं, तो मैं क्लियर करूंगा। थोड़ा सा वीडियो बच्चों लंबी हो रही, लेकिन ये आपका एक ही वीडियो से सारा काम चल जाना है।
तो एक बार तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, एक बार समय देना ही पड़ेगा। तो देखिए यहां पर वेरिएबल बच्चों दो तरीके के होते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। स्टैटिक वेरिएबल को ही हम लोग क्लास वेरिएबल कहते हैं और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। मैं फिर से एक बार एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। जैसे आपने यहां पर एक क्लास बनाई, क्लास एक्स वाई जेड। अब क्लास के कर्ली ब्रैकेट खोलने के बाद, ये फंक्शन प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, तो क्लास का कर्ली ब्रैकेट खोलने के बाद अगर आपने आईएनटी ए लिखा है तो ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है। और अगर आपने स्टैटिक आईएनटी बी लिखा है तो ये आपका क्लास वेरिएबल कहा जाएगा, क्लास वेरिएबल कहा जाएगा। ये आपका 2 पॉइंट याद कर लीजिए, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। तो स्टैटिक या डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते समय स्टैटिक नहीं लगाया जाता है, क्लास वेरिएबल डिक्लेयर करते समय स्टैटिक लगाना कंपलसरी है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक क्लास, क्योंकि आपने ये तो पढ़ा ही होगा बच्चों, आपने ये पढ़ा होगा क्लास इज अ ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, यानी क्लास जो है एक ऑब्जेक्ट फैक्ट्री होती है, एक क्लास के अंदर बहुत सारे क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। तो जरा देखिए, मैंने मान लीजिए एक्स वाई जेड नाम की क्लास के, ये क्लास का कर्ली ब्रैकेट मैंने अभी यहाँ पे, ये फंक्शन मान लीजिए बहुत सारे होंगे, उसके कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये पीएसवीएम के अंदर हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड के अंदर आपको क्लास बनाने को मिलता है ना फंक्शन प्रोग्रामिंग में। तो मान लीजिए आप यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बनाते हो क्लास के, एक्स वाई जेड OB1 और कॉमा OB2। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए दो ऑब्जेक्ट बनाए, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट ये ऊपर डिक्लेयर किए गए ग्लोबल वेरिएबल, इन दोनों को ग्लोबल कह सकते हैं, ये कहा जाएगा। तो दोनों ग्लोबल वेरिएबल के लिए क्या वर्क करते हैं, तो देखो स्टैटिक के केस में और नॉन स्टैटिक के केस में दोनों में डिफरेंस करते हुए मैं बता रहा हूं। नॉन स्टैटिक, तो स्टैटिक के केस में क्या करेगा, ये OB1 और OB2 ये दोनों एक मेमोरी बनाएगा ए के लिए, और इसी मेमोरी को, यानी मेमोरी एक ही बनती है स्टैटिक में, इसी मेमोरी को ओबी ऑब्जेक्ट 1 भी यूज करेगा, ऑब्जेक्ट 2 भी इसी मेमोरी को यूज करेगा, सिंगल मेमोरी बनती है। और सिंगल मेमोरी को दोनों ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, अभी इस क्वेश्चन में पढ़ने को मिलेगा आपको। नॉन स्टैटिक वेरिएबल में आपका OB1 अलग मेमोरी बनाता है ए के लिए, और OB2 अलग मेमोरी बनाता है ए के लिए। तो इसका मतलब OB1 OB2 ए के लिए यूनिक मेमोरी लोकेशन बना रहा है, यूनिक पाथ, यूनिक मेमोरी लोकेशन बना रहा है, और यहां पर यूनिक मतलब अलग अलग बना रहा है, डिस्टिंग कर रहा है। और यहां पर एक ही मेमोरी बनती है स्टैटिक में, और ये दोनों इसी को यूज करते हैं। अब आप देखिए आप आंसर दे पाते हो या नहीं दे पाते हो। तो देखो यहां पे लिखा है स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट आर यूनिक टू ईच इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस मतलब यहां पर क्लास के ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो क्लास के हर ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक आपका यूनिक मेमोरी लोकेशन बनाता है अगर स्टैटिक से डिक्लेयर करें। तो देखो क्लास के हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी बनाता है क्या स्टैटिक, जरा गौर करो, यहां पर यूनिक मेमोरी बनाता है स्टैटिक के थ्रू डिक्लेयर होने पर। तो यहाँ पे तो एक ही मेमोरी बनी, यहाँ पे OB1 OB2 की अलग अलग मेमोरी तो बनी नहीं। तो इसका मतलब ये बात किसके लिए कही जा रही है, ये यहां पर अगर स्टैटिक ना लिखते, यहां पर नॉन स्टैटिक लिख देते, नॉन स्टैटिक। तो नॉन स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट आर यूनिक टू ईच इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो जो भी वेरिएबल है वो हर क्लास ऑब्जेक्ट के लिए, क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी बनाता है। ये इस नॉन स्टैटिक के लिए ट्रू हो रही है, स्टैटिक के लिए ट्रू नहीं हो रही है। तो यहां पर बच्चों ये फॉल्स हो गया आपका। अब आंसर तो आप यहीं से निकाल सकते हो, पहला फॉल्स है, असर्शन आपका फॉल्स हो गया। तो असर्शन आपका फॉल्स है और रीजन आपका ट्रू है, वो ऑटोमेटिकली ट्रू होगा चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो आप देखो मैं रीजन पढ़ दे रहा हूं। अब ये रियल में स्टैटिक वेरिएबल की सही डेफिनेशन है।
द स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर क्लास लेवल वेरिएबल दैट आर शेयर अमंग ऑल इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अब देखो, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट था, तो क्लास वेर, और इनको हम लोग क्लास वेरिएबल बोलते हैं, मैं अभी आप लिख चुका हूं स्टैटिक के साथ में। तो ये क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं, देखो ये क्लास लेवल वेरिएबल होते हैं, ये एक बात बताई गई। और दूसरा, ये आपका शेयर करते हैं अमंग, एक साथ में, इंस्टेंस, ऑल इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, यानी सारे इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, यानी सारे क्लास के ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी को शेयर करते हैं। तो ये आपकी स्टैटिक कीवर्ड की डेफिनेशन भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक कीवर्ड, अगर आ जाता है तो आप यही लिखोगे। तो आपका देखिए, ये आपका ट्रू है और ऊपर वाला फॉल्स, तो ऑप्शन आपका डी सही है। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे थ्योरी भी आपकी क्लियर हो रही है, खाली नहीं कि इसका ए सही है इसका बी सही है, इस तरीके से मैं नहीं पढ़ाता हूं। मैं आपको, वीडियो भले लंबी हो रही हो लेकिन आपको सारे एक्सप्लेनेशन दोबारा ना पढ़ना पड़े, या दोबारा पढ़ना भी पड़े तो एक ही बार पढ़ने कर आपको पता चल जाए कि हाँ उसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में, in Java method overloading allows two method in the same class to have the same name and same parameter list। बच्चों, मैं अभी दूसरा नहीं पढ़ रहा हूं, खाली पहले को ही ध्यान से पढ़ना है। जब आप यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ रहे होगे तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में एक कॉन्सेप्ट है फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब मैं बता दूं, एक ही क्लास के अंदर एक नाम के एक से अधिक फंक्शन बनाए जाएं जिनकी पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट हो, यानी अलग अलग हो, और सारे फंक्शन भी अलग अलग काम करें, वर्क परफॉर्म कराएं, उसको फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग कहा जाता है। मैं आपको हल्का सा दिखाई दे रहा हूं, जैसे आपने यहां क्लास एक्स वाई जेड बनाया। अब यहां पे हमने क्लास के अंदर void void कैल नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें int a दे दिया है और इसका वर्किंग किया, इसको बंद किया। फिर void कैल बनाया और यहां पर आपने int a कॉमा int b दे दिया है। बच्चों देखो, और इसके बाद इसका भी आपने कुछ इसको बनाया, इसको बंद कर दिया, लास्ट में क्लास बंद कर दिया। अब देखो, फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग क्या मतलब है कि एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन होंगे जिनकी पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होगी एक ही क्लास के अंदर, और हर फंक्शन अलग अलग वर्क परफॉर्म कराएगा, उसको मेथड ओवरलोडिंग कहा जाता है। अब देखो पहला स्टेटमेंट, ये यहां पर इन जावा मेथड ओवरलोडिंग अलाउज द टू मेथड इन द सेम क्लास, दो मेथड सेम क्लास में हैव द सेम नेम, इसका नाम और इसका नाम सेम होगा, एंड सेम पैरामीटर टाइप, पैरामीटर का मतलब गोल वाले ब्रैकेट में जो लिखा है इसकी बात हो रही, ये भी सेम होगा। अब बताओ ये सेम है क्या, ये सेम है नहीं है, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन फॉल्स हो गया। अब पहला वाला फॉल्स हो गया तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। सही, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपका एसर्शन फॉल्स हो गया तो रीजन आपका ऑटोमेटिकली ट्रू होगा। अब बाकी आप नीचे देखिए, देख लीजिए, मेथड ओवरलोडिंग इन जावा अलाउज टू मेथड इन द सेम क्लास टू हैव सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर टाइप या डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर। तो इसमें पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होनी चाहिए, या और वो दो तरीके से हो सकती है, या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट अलग अलग हो, जैसे इसमें एक ही वेरिएबल दिया है इसमें दो वेरिएबल दिए हैं तो ये अलग अलग है माना जाएगा। और या बच्चों यहां पर अगर मान लीजिए इसमें भी दो है इसमें भी दो है तो इनके डेटा टाइप अलग होने चाहिए, यानी कि वो दो कैरेक्टर टाइप के हैं, या एक फ्लोट एक कैरेक्टर है, ये दो इंटीजर टाइप के, ऐसे अलग हो सकता है। खैर, मैंने बहुत सारी थ्योरी अपने चैनल पे अपलोड की है, आप वहां से पढ़िएगा, आपको आपको ये सारी थ्योरी मिल जाएगी, बहुत आसानी तरीके से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट। आप देखिए बच्चों, वो तीसरी ट्रिक बताने का टाइम आ गया। थर्ड ट्रिक, तीन ट्रिक बताई थी, थर्ड ट्रिक बताने का टाइम आ गया। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट अ लूप इन जावा। तो ब्रेक स्टेटमेंट से आपको मालूम है जावा में लूप से बाहर निकलने का काम करते हैं, लूप से एग्जिट करने का काम करते हैं, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ये ट्रू हो गई, एसर्शन ट्रू हो गया। अब एसर्शन ट्रू हो गया, अब रीजन को पढ़ना पड़ेगा,
क्योंकि हम लोग तो फॉल्स ढूंढ रहे ना ट्रिक के हिसाब से। तो द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट अ लूप और स्विच स्टेटमेंट इन जावा। अब बच्चों ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं, ब्रेक स्टेटमेंट से लूप से तो बाहर आते हैं, ये तो सही है, लेकिन स्विच केस से भी बाहर आते हैं, ये भी तो सही है। तो इसका मतलब ये भी आपका ट्रू हो गया, ये भी आपका ट्रू हो गया। अब जरा आपको ध्यान देना है, नहीं अभी वो मैं जो थर्ड ट्रिक था मैं थोड़ा देख नहीं पाया, थर्ड ट्रिक का अभी टाइम नहीं आया, क्योंकि वो क्वेश्चन अभी सामने नहीं है, मैंने बना के रखे हैं, आपको मिलेगा पक्का। अब आपको देखना क्या होता है, जब दोनों ट्रू होते हैं तो आपको देखना होता है क्या रीजन के अंदर कोई ऐसी बात कही गई है जिसका यूज असर्शन के अंदर मिल जाए, या रीजन के अंदर जो भी कहा गया है उससे रिलेटेड चीज क्या असर्शन में है। तो ब्रेक से रिलेटेड ही ऊपर भी बताया गया है और नीचे भी बताया गया है, और ये लूप यहां भी बताया गया लूप से एग्जिट करता है, यहां भी बताया गया लूप से, बस यहां पे स्विच केस और बढ़ा दिया गया। इसका मतलब रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों बोर ना होइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, और आपका ये क्वेश्चन दो आपके क्वेश्चन मिलने हैं 2 मार्क्स के, ये आपके बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे, इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए टाइम दे दीजिएगा। और ये खाली 2 नंबर की बात नहीं, क्योंकि इसमें जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है वो जाने कहां कहां आपको यूज करने को मिलेगी। देखिए एसएसएन में जावा इज कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस बात पे गौर कीजिए। जावा कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब कंपाइल कौन करता है जावा में, कंपाइलर। जावा के कंपाइलर का नाम किसको किसको मालूम है, बताएं। जावा में 2 चीजें यूज होती हैं, एक कंपाइलेशन प्रोसेस और एक आपका इंटरप्रेटिंग प्रोसेस। तो जावा का कंपाइलर का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखो, और जावा में इंटरप्रेटर कौन सा यूज किया जाता है उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखो, बच्चों लिखो लिखो। देखिए मैं चाहता हूं कि अच्छी पढ़ाई का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ से इंटरेक्शन हो आपस में, आप भी अपनी तरफ से कुछ प्रयास करें और कुछ हम भी प्रयास करेंगे, तो रास्ता पार हो जाएगा और हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जिस उद्देश्य से मैं पढ़ा रहा हूं वो उद्देश्य क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत आप भी एफर्ट करते रहिए। तो देखिए यहां पर जावा को बताया गया ये कंपाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, क्योंकि ये कंपाइलर द्वारा कंपाइल की जाती, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपका असर्शन ट्रू हो गया। अब जरा देखते हैं रीजन के, क्योंकि अगर पहला ट्रू हो गया तो दूसरा तो फिर पढ़ना पड़ जाएगा आपको। जावा सोर्स कोड इज कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड विच इज देन एग्जीक्यूट बाय द जेवीएम प्रोसेस। साफ साफ यहां पर जावा के अंदर जो कोड का कन्वर्जेशन का प्रोसेस होता है पूरे को एक्सप्लेन कर दिया गया, मैं छोटा सा जल्दी से बता दे रहा हूं। देखिए आप जब प्रोग्राम बनाते हो तो आप जो भी ब्लूजे पे लिखते हो, मान लीजिए इसको राम डॉट जावा से आपने सेव किया, तो ये आपका सोर्स कोड कहा जाता है, सोर्स कोड कहा जाता है बच्चों। आपने जो लिखा अपनी लैंग्वेज में ये सोर्स कोड है, और फिर ये जब इसको कंपाइल कराते हो तो ये कंपाइल होकर एक और कोड जनरेट होता है, एक और कोड जनरेट होता है। ये कोड में क्लास का नाम राम डॉट क्लास हो जाता है, राम डॉट क्लास, एक्सटेंशन नेम यहां पर राम का साथ में डॉट लगाकर जावा हट जाएगा और क्लास हो जाएगा। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं बाइट कोड, बाइट कोड। तो ये सोर्स कोड से बाइट कोड को आपको कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्राम को कंपाइल करना होता है, कंपाइल, प्रोग्राम को कंपाइल करना होता है। अब प्रोग्राम को कंपाइल कराने के लिए आई होप आप लोगों ने कमेंट में लाइन में लिख दिया होगा कंपाइलर का नाम क्या है, जावा सी। जावा सी नाम का कंपाइलर होता है जो सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद ये बाइट कोड एक बार और कन्वर्ट होता है जिसको हम लोग कहेंगे मशीन कोड में, मशीन कोड, मशीन कोड में, और मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड भी इसको कह दीजिए आप। और ये क्या होता है, ये इंटरप्रेट होता है, इंटरप्रेट होता है। इंटरप्रेट का मतलब लाइन बाय लाइन ये उसमें कन्वर्ट करता है, और आपका मशीन कोड ही कंप्यूटर द्वारा
पढ़ा जाता है। तो ये इंटरप्रेटर का नाम क्या है? इंटरप्रेटर का नाम जेवीएम है, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। तो देखिए आपका एसर्शन ट्रू था, और आपका रीजन में क्या कहा गया? सोर्स कोड इज कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड। तो सोर्स कोड ये है, ये कंपाइल हो रहा है बाइट कोड में, तो ये बात सही हो गई। विच इज देन एग्जीक्यूट बाय द वर्चुअल जावा वर्चुअल मशीन, और ये बाइट कोड को जावा वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट करके आपका मशीन कोड में कन्वर्ट कर देती है। तो ये वाली प्रोसेस आपकी बिल्कुल ट्रू है, यानी कि ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। अब उसके बाद आपको दूसरी वाली ट्रिक का यूज करना है कि रीजन में कुछ ऐसा कहा गया जो इंसर्शन में यूज किया गया है। तो रीजन में आपका सोर्स कोड को बाइट कोड में कंपाइल करने की बात कही गई, और ऊपर भी कंपाइल करने की बात कही जा रहा है कि जावा एक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो ऑप्शन आपका ए ट्रू हो जाएगा। बाकी बच्चों ये आपका बाइट कोड क्या होता है और ये ऑब्जेक्ट या मशीन कोड क्या होता है, ये सब थ्योरी में मैंने अपने यूट्यूब प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप लोग वहां जाकर जरूर उसको देखिएगा। और मैं कमेंट पढ़ूंगा कि कितने बच्चों ने इंटरेस्ट से पढ़ा है, और देखिए जो इंटरेस्ट से पढ़ेगा उसी को आएगा। बाकी तो खेल खेलने के लिए तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, आप इंटरेस्ट में देखते रहिए। मैं यहाँ पे एक सीरियस टीचर हूँ, और सीरियस का मतलब ऐसा नहीं मैं हंसता नहीं हूँ, मैं अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे बच्चे भी मेहनत करें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। वाओ, हम लोग हाफ पे पहुंच गए। Inheritance is a fundamental concept in object oriented programming। तो याद कीजिए, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कौन से आपने सबसे पहले टॉपिक आई थिंक पढ़ा होगा कि जावा के कॉन्सेप्ट कौन कौन से? डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। बच्चों मैं दो बता रहा हूं, दो बचे हैं, आप जरा कमेंट लाइन में लिखिए। जावा के कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं? मैंने डेटा एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन बताया, और चार होते हैं। तो देखते हैं कितने बच्चों को आता है, आप लिखिए। तो यहां कहा जा रहा है इनहेरिटेंस इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो बच्चों आप तो कमेंट लाइन में लिख ही रहे होगे, लेकिन मैं यहां पे बता दे रहा हूं कि ये वाली बात आपकी ट्रू है, ये वाली बात आपकी ट्रू है। उसके बाद अब ट्रू पहला पॉइंट हो गया, इसका मतलब दूसरा पॉइंट आपको देखना है। Inheritance allows a class to inherit attribute the and method from another class। वाओ, अगर इनहेरिटेंस की डेफिनेशन आप हमसे मांगे तो इनहेरिटेंस डेफिनेशन आपके सामने है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जब दो क्लासेस आपस में जोड़ी जाती हैं तो दूसरी क्लास, जैसे ऐसे समझ लो ये क्लास ए है और ये क्लास आपकी बी है। अब क्लास ए के फीचर्स को क्लास बी में अगर लाना है तो इन दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। देखता हूं किस बच्चे को जानकारी इस चीज की। अगर आप ये लिख देते हो कि कमेंट लाइन में आपको लिखना है कि बेस क्लास को सब क्लास में जोड़ने के लिए एक कौन सा कीवर्ड यूज होता है, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ मेरे पास वाकई में पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो आप लोग कमेंट लाइन में लिखिएगा कि दो क्लासेस को जोड़ने के लिए कौन से कीवर्ड की जरूरत होती है, और ये प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो यानी क्या आपका ये भी बात आपका सही है। अब दोनों का अगर ट्रू हो गई तो आपको क्या ढूंढना होता है कि रीजन जो है का यूज क्या एसएसएन में यूज किया गया है। तो रीजन में इनहेरिटेंस के बारे में ही सब कुछ बताया गया है, और एसएसएन में भी इनहेरिटेंस को ही जावा का कॉन्सेप्ट बताया गया। इसका मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो आपका ऑप्शन 8 सही है। बहुत अच्छा बच्चों, कमेंट लाइन भर देना बिल्कुल। और मैं आपको, अगर आप लोगों ने सहयोग किया तो देखिए मेरी टैग लाइन है जावा मतलब राम जी सर। ये बच्चों द्वारा ही मिली है, और ये ऐसे ही नहीं मिल जाती। जैसे बहुत सारे अवार्ड लोगों को मिलते होंगे, सरकारी गैर सरकारी जाने कहां कहां, तो उन्होंने रियल में मेहनत की होती है, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाया होता है, प्रूफ किया होता है, तब जाके वो मिलता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि जावा को हम पढ़ रहे हैं और नाम बच्चों ने रख दिया कि आप तो सर जावा मतलब राम जी सर हो। तो ऐसे नहीं रखा गया होगा। मैं आपको जब रिजल्ट अपना शो करूंगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है, जल्दी से मिलते हैं रिजल्ट वाली वीडियो में। आप देखिए आगे, अपनी तारीफ बहुत हो गई। चलिए दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड एज फाइनल इन जावा कैन बी रीअसाइंड। बच्चों आप याद करो, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए अभी एक कीवर्ड हमने देखा था स्टैटिक, वो तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में यूज होता है। ऐसे एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का एट्रीब्यूट और है फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड का यूज करके भी वेरिएबल को डिक्लेयर करा जा सकता है, यानी वेरिएबल डिक्लेयर करते समय फाइनल लगाया जा सकता है। तो फाइनल कीवर्ड का यूज क्या बताया गया, वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज अ फाइनल इन जावा कैन बी रीअसाइंड। रीअसाइंड मतलब एक बार फाइनल कीवर्ड से कोई वेरिएबल में वैल्यू डाल दी गई, उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू को रीअसाइंड फिर से किया जा सकता है, यानी दोबारा वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। तो थोड़ा सा फाइनल कीवर्ड के बारे में आप जान लीजिए। फाइनल कीवर्ड का मतलब होता है कि जब आप किसी वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर करते हो, फाइनल INT A इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब होता है कि फाइनल कीवर्ड से हम किसी वेरिएबल को तभी डिक्लेयर करते हैं जब उस वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट बनाना हो। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड करना हो, और हम चाहते हैं उस वेरिएबल की वैल्यू पूरे होल प्रोग्राम में कहीं भी बदले ना दोबारा, यानी बदलने पर एरर आ जाए अगर कोई बदलने की कोशिश करे। इसका मतलब यह है कि अगर हमने ए में 5 डाल दिया और फाइनल कीवर्ड लगा के डाला है, तो ए को अगर आप प्लस प्लस करोगे तो इसका मतलब ये 5 से 6 हो जाना चाहिए, चाहे ये वाला प्लस प्लस लगाओ चाहे वो वाला। तो लेकिन यहां पर एरर आ जाएगी बच्चों, यहां पर एरर आएगी क्योंकि फाइनल कीवर्ड किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो आप जरा देखो, ये तो कह रहे हैं असर्शन में कि इसको रीअसाइन किया जा सकता है, यानी कि 5 डालने के बाद अगर आप चाहो तो ए इज इक्वल टू 10 डाल दो तो ये चेंज हो जाएगी वैल्यू, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन फॉल्स हो गया। अब पहला फॉल्स हो गया, दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। असर्शन को फॉल्स देखो कहां है, असर्शन फॉल्स आपका ऑप्शन नंबर डी में है। सिंपल हो गया ये आपका क्वेश्चन। अच्छा, मैं अलग बात है, मैं पढ़ दे रहा हूं। Variable declaration as a final in Java cannot be reassigned after their initial value is set। एक बार फाइनल कीवर्ड के द्वारा किसी वेरिएबल की वैल्यू सेट कर दी गई तो दोबारा उसको रीअसाइन नहीं किया जा सकता। तो बात सही है, यानी कि दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक फॉल्स ढूंढना होता है आपको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जावा क्लास एसएसएन में दिया है जावा क्लासेस कैन कंटेन बोथ इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल बच्चों मैंने कहा था क्लास वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक से जो डिक्लेयर किया जाता है वो क्लास वेरिएबल। तो अब क्योंकि मैं एग्जांपल भी दे चुका हूं तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद आ गया होगा कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में अभी मैंने दिया था ना, एक खाली INT A लिखा था, एक स्टैटिक INT B लिखा था। तो पहले वाले को इंस्टेंस वेरिएबल बताया था, दूसरे वाले को क्लास वेरिएबल बताया था, तो ये दोनों होते हैं, तो ये असर्शन आपका ट्रू हो गया बच्चों। अब असर्शन ट्रू हो गया तो रीजन को पढ़ना पड़ जाएगा आपको। अब इंस्टेंस वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट व्हाइल क्लास स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल कह लीजिए आर एसोसिएटेड विद क्लास इटसेल्फ। तो बच्चों रियल में देखा जाए ये इंस्टेंस वेरिएबल की पूरी डेफिनेशन दी गई है और ये आपका स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल की डेफिनेशन दी गई। आपको अगर इसका मतलब नहीं मालूम है तो हम मतलब इसका आपको बता दे रहे हैं, वरना ये भी आपका बिल्कुल ट्रू है। और अब रीजन का यूज क्या असर्शन में हुआ है, तो रीजन में हम लोग किस बारे में पढ़ रहे हैं, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के बारे में, उसी के बारे में तो आपका यहां पर बताया गया है। इसका मतलब ऑप्शन तो आपका यही सही है। बाकी इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट और एसोसिएटेड विद क्लास, इसका मतलब मैं बता दे रहा हूं। देखिए जिन वेरिएबल्स में स्टैटिक नहीं लगता क्लास एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर, अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक नहीं लगाते तो इसका मतलब यहां पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपने लिखा क्लास क्लास XYZ और यहां पर आपने INT A लिखा, तो ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। और स्टैटिक स्टैटिक INT B लिखा, तो ये आपका स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल, यही मैंने एग्जांपल दिया था। अब यहां पे कहा जा रहा है कि इस क्लास के अंदर अगर कोई भी फंक्शन बनाते हो, void void input void input, ये कोई भी फंक्शन बनाते हो और स्टैटिक void compute compute
तो देखो, जैसे वेरिएबल आपके स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, ऐसे फंक्शन भी स्टैटिक फंक्शन होते हैं। अब यहां पे जब इस फंक्शन को कॉल करोगे और इस फंक्शन को कॉल करोगे, तो इस नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो हम लोग यहां पे ओबीजे डॉट, फंक्शन का नाम क्या है, इनपुट, कॉल करते हैं। तो यहां पे इंस्टेंस वेरिएबल के लिए कहा गया है बच्चों कि इंस्टेंस वेरिएबल एसोसिएटेड विद क्लास ऑब्जेक्ट, यानी उसके क्लास के ऑब्जेक्ट से रेफरेंस रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा आपको। ये नॉन स्टैटिक फंक्शन के लिए हो गया। और स्टैटिक फंक्शन जो होते हैं, जैसे ये मैंने कंप्यूट टाइप का दिया है, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एसोसिएटेड किससे होते हैं, क्लास से होते हैं। इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट का रोल नहीं है। तो अब इन फंक्शन को कैसे कॉल किया जाए, तो आपका क्लास का नाम यहां पर मैंने एक्स वाई जेड लिया है, तो एक्स वाई जेड डॉट कंप्यूट, कंप्यूट, ये ऐसे कॉल किया जाता है। तो देखो, ये नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने का प्रोसेस हो गई, और ये स्टैटिक मेथड को कॉल करने की प्रोसेस हो गई। ये बहुत ही अच्छी चीज मैंने बताई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और आपने इससे पहले बहुत सारे परसेंटेज ऐसे बच्चा होगा जिन्होंने ये पढ़ा ही नहीं कभी। तो बहुत डीप नॉलेज आपको मिलेगी अगर आप मेरा साथ देते हैं और मेरे साथ बने रहते हैं। और जावा में 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाए जाते हैं मैं आपको बताऊंगा। बहुत आसान है, बस पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत के बिना कुछ नहीं। मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन मैथ, साइंस और अदर सब्जेक्ट में जितनी मेहनत करते हैं उसकी हाफ मेहनत आपसे मैं करवाऊंगा, और जावा में 100 आउट ऑफ 100 आपको दिला सकता हूं। बस आपको साथ देना है। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि पूरे होल पेपर में जब फुल पेपर प्रीबोर्ड वाला आएगा, उसके लिए मैं बता रहा हूं इंफॉर्मेशन, कि आपको दिस कीवर्ड कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दिस कीवर्ड अगर आपको देखने कहीं मिल जाए, तो उसके साथ में एक लाइन याद कर लीजिए, करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट। करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट दिस कीवर्ड को ही कहा जाता है। तो दिस कीवर्ड से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन बनाया जाए, एमसीक्यू बनाया जाए या डेफिनेशन पूछी जाए, करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट आपको लिखना है आपको, या कहीं ना कहीं मिल जाएगा ये लाइन आपको। तो देखिए, एसएसएल में कहा गया दिस कीवर्ड इज इन जावा रिफर्स द करंट इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट है ऑफ अ क्लास। तो ये बात अभी जो मैं बोल रहा था, ये इसके हिसाब से ये बात आपकी ट्रू है। ये ट्रू मिल गई। और फिर यहां पे कहा गया इट इज यूज टू एक्सेस स्टैटिक मेंबर ऑफ अ क्लास। स्टैटिक मेंबर ऑफ अ क्लास ये कह दिया गया। तो दिस कीवर्ड से स्टैटिक मेंबर कॉल करने के लिए कह दिया गया। अभी भी हम लोगों ने देखा था स्टैटिक मेंबर किससे कॉल होते हैं, क्लास के नाम के साथ में। क्लास का नाम यानी एक्स वाई जेड डॉट, फंक्शन का नाम यानी कंप्यूट मैंने रखा था। तो इसका मतलब ये बात गलत हो गई। अब ये बात गलत हो गई, ये फॉल्स हो गई। तो आपको अब क्या ध्यान है, आपका एसर्शन ट्रू है, तो एसर्शन ट्रू कहां होता है, सी वाले में होता है। तो सी वाले में एसर्शन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन आपका सी सही हो गया। उसके बाद बच्चों देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14। मैं थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आपके जल्दी से सारे पूरे हो जाएं। 20 क्वेश्चन मैंने इस क्लास के लिए लिए हैं। कंस्ट्रक्टर, वैसे एक्चुअली मेरा हैबिट में है कि जब भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके बारे में कैसे भी जब बच्चों को पूरी फुल जानकारी दे दूं, जिससे कि ये क्वेश्चन दोबारा कभी भी आए तो वो नए रूप में बच्चे उसको ना देखें, बार बार नया 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 एक ही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। ढंग से अगर उसका एक बार एक्सप्लेनेशन आप सुन लीजिए। देखिए, कंस्ट्रक्टर इन जावा, बच्चों एक और चीज रिवील कर दे रहा हूं मैं, प्री बोर्ड के या बोर्ड के पेपर में ऐसा हो ही नहीं सकता। एक क्वेश्चन का मैं तुरंत बता रहा हूं आपका कि कंस्ट्रक्टर का एक क्वेश्चन ना आए। आप मेरी कंस्ट्रक्टर वाली वीडियो देखिएगा, उसमें 5 पॉइंट बताए गए हैं। 5 पॉइंट में से कंस्ट्रक्टर की एक थ्योरी का क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। प्रोग्रामिंग ऑप्शनल होता है, भी सकता है कंस्ट्रक्टर विद प्रोग्रामिंग में या नहीं, लेकिन थ्योरी में जरूर मिलेगा आपको। तो कंस्ट्रक्टर इन जावा आर यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, पहली बात कही गई है। तो कंस्ट्रक्टर का यूज क्लास के आपका ऑब्जेक्ट को या इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए होता है, ये बात सही है। और यहां पे दूसरी बात कह दी गई, कंस्ट्रक्टर हैव रिटर्न टाइप लाइक अदर मेथड। बस यहीं पे मिस्टेक हो गई। जिन बच्चों ने कंस्ट्रक्टर पढ़ा होगा
जल्दी से बच्चों बताएं, कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न करते हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखें बच्चों, अभी लिख दे, छोटा सा एक लिखना है, यस नो, कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न करते हैं, यस और नो, जैसा भी लिख पाए आप, प्लीज लिखिए, थोड़ा सा लिखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि ना कि वाकई में यहाँ वीडियो में इस क्लास में कुछ ना कुछ ऐसी पढ़ाई कराई गई है जिसका आपने आनंद लिया और उसके हिसाब से आपने उसके आंसर्स किए, इसलिए कमेंट लाइन बॉक्स में लिखिए। तो बच्चों फिलहाल मुझे तो आगे कंटिन्यू करना है, तो मैं बता दे रहा हूं कि कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न वैल्यू नॉट इवन वॉइड, यानी कि फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न वैल्यू एंड कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न वैल्यू लाइक अदर मेथड। तो ये बात आपकी फॉल्स हो गई, ये फॉल्स है और ये आपकी ट्रू है, तो एक फॉल्स ढूंढना होता है आपका, तो आपका एसर्शन ट्रू हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बहुत छांट छांट के ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन दिए हैं, और ये क्वेश्चन अवेलेबल नहीं, ना ही बुक अवेलेबल है कोई, ना ही इंटरनेट पे ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, तो ये आपके बहुत मेहनत करके निकाले गए हैं क्वेश्चन, तो आप इनको ध्यान दीजिए, आप ट्राई कर लीजिएगा, गूगल पे ढूंढिएगा ये क्वेश्चन, आपको जल्दी नहीं मिलेंगे इतने ढेर सारे क्वेश्चन, और मैं अभी जो लास्ट में बताऊंगा वो तो बहुत गजब चीज है। देखिए, द पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर कहिए या मॉडिफायर कहिए, इन जावा अलाउज अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू क्लास मेंबर। अनरिस्ट्रिक्टेड यानी जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाई गई हो, यानी कि जो सबके लिए यूज में आता हो, वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया। तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर इन जावा अलाउज अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू क्लास मेंबर, ये बात सही है। पब्लिक का मतलब है कि आप पब्लिक वेरिएबल को या पब्लिक फंक्शन को अपनी क्लास में या अपनी क्लास से बाहर या अपनी क्लास के पैकेज किसी या पैकेज से भी बाहर कहीं भी यूज कर सकते हैं। अरे वही अपना पीसीओ, जैसे पब्लिक टेलीफोन बूथ जो होता है ना पीसीओ, उसमें पैसा डालो और यूज कर लो, उसमें ये थोड़ी कहा जाता है कि ये मेरा पीसीओ है, ये तेरा पीसीओ है, जो पैसा डाले वो कॉल कर सकता है। तो पब्लिक का मतलब पीसीओ वाला, मतलब सबके लिए यूज में आता हो, तो ये पहली वाली बात सही हो गई। अब रीजन देखिए, ओ हो, वो घड़ी आ गई आ गई, मैं तीसरी ट्रिक के लिए इंतजार कर रहा था कि कहां पे क्वेश्चन मैंने डाला है, आखिरकार वो आ ही गया। बच्चों तीसरी ट्रिक क्या है, देखिए पब्लिक के बारे में जो कहा गया वो बिल्कुल सही है एसएसएन में। अब रीजन में देखिए, द प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एक्सेस मॉडिफायर इन जावा, ये बात भी ट्रू है। देखिए बच्चों, पहली बात भी ट्रू है, दूसरी बात भी आपकी ट्रू है, रीजन भी आपका ट्रू है। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, इतनी देर से जो ट्रिक दूसरी सेकंड ट्रिक यूज कर रहे थे, उसमें क्या था कि क्या हमें देखना होता है कि क्या आपका रीजन का कोई भी यूज एसर्शन में दिखाया गया है। तो आप देखिए दोनों बातें ट्रू हैं, लेकिन एसर्शन में पब्लिक के बारे में कुछ कहा गया है और रीजन में प्राइवेट के बारे में कुछ कहा गया है, और ये दोनों बिल्कुल अलग है। पब्लिक का मतलब सब यूज कर लो, और प्राइवेट का मतलब कोई नहीं यूज कर सकते, सिर्फ मैं ही यूज करूंगा, यानी जिस क्लास में प्राइवेट वेरिएबल या फंक्शन डिक्लेयर किए गए हैं उसी क्लास के द्वारा यूज किए जा सकते हैं। प्राइवेट वेरिएबल या फंक्शन क्लास से बाहर नहीं जा सकते, यानी इनहेरिटेंस का यूज करके क्लास से बाहर डेटा ले जा सकते हैं ना, तो नहीं जा सकते। तो ये अलग चीज है लेकिन सही है, और ये अलग चीज है लेकिन और ये भी सही है। तो अब यहां पे हमें जो ढूंढना होता है, तो दूसरी ट्रिक है, जब आपको तीसरी ट्रिक, जब आपको एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू मिल जाए और आपको ये दिखाई पड़ जाए कि एसर्शन रीजन में दोनों अपोजिट चीजें बताई गई हैं, मतलब दोनों ट्रू हैं लेकिन दोनों अपोजिट चीजें हैं, वो आपका पब्लिक के बारे में कह रहा है, वो प्राइवेट के बारे में कह रहा है, और दोनों ही ट्रू हैं, तब आप हमेशा समझ जाइएगा कि ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी कि बोथ आर ट्रू, assertion एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। बच्चों बस यही तीसरी ट्रिक थी कि जब दोनों में ट्रू हो, assertion और रीजन दोनों ट्रू हो, लेकिन दोनों में अपोजिट बात कही गई हो, कि एक में ईस्ट के बारे में बताया गया है और एक में वेस्ट के बारे में बताया गया, अपोजिट बात कही गई हो, तब आपका ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा। अभी इसका तुरंत आपको और एक ऑप्शन मिलने वाला है, इसको देख लीजिए, मैंने और एक क्वेश्चन दिया था ऑप्शन बी के लिए, देखिए, अरे वाह वाह वाह, ये कितना सुंदर क्वेश्चन, अगर आप लोग पढ़ते होगे, और पढ़ते ही होंगे यार, सारे बच्चे पढ़ते होंगे पक्का,
तो आपने ये बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का जरूर क्वेश्चन, चाहे सिंपल पेपर में दिया हो, देखा हो, चाहे किसी बुक में देखा हो, आपको जरूर पढ़ने को मिल गया होगा। आज मैं आपका इसका डाउट बिल्कुल क्लियर कर ही देता हूं कि बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग होता क्या है। देखिए, सबसे पहली बात कि बॉक्सिंग की डेफिनेशन ये पूरी दी गई है और ये अनबॉक्सिंग की पूरी डेफिनेशन दी गई है, यानी थ्योरी पर्पस से इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ट्रिक मैंने बता दी है। अब लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज बची, वो मैं बताऊंगा। तो बॉक्सिंग का मतलब होता है, बॉक्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास। ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। रैपर क्लास को ऑब्जेक्ट में, रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, या प्रिमिटिव डेटा टाइप को रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। तो ये दो प्रोसेस थी। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक था, लेकिन वहां पर ये वर्ड नहीं यूज किया गया था। अब मैं आपको ये वर्ड बता रहा हूं। देखो, यहां पे ये कहा जा रहा है कि कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जैसे INT a इज इक्वल टू 5, ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है इंटीजर टाइप का, और आप इसको इसकी रैपर क्लास में, रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो। तो INT की रैपर क्लास क्या है? इंटीजर, और उसका ऑब्जेक्ट मैंने OBJ ले लिया, इज इक्वल टू a लिख दिया। तो बच्चों, प्रिमिटिव डेटा टाइप को उसके रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना ही आपकी बॉक्सिंग कहलाता है। बॉक्सिंग बॉक्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास ऑब्जेक्ट। रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, ये आपकी बॉक्सिंग। यानी कोई भी वेरिएबल, ये फ्लोट भी हो सकता था, तो फ्लोट वाली रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, तो इसको आपका बॉक्सिंग कहा जाता है। और अनबॉक्सिंग में क्या है? अनबॉक्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ रैपर क्लास ऑब्जेक्ट back into its corresponding primitive data type। यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप से रैपर क्लास में आ रहे थे, तो ये तो आपकी बॉक्सिंग हो गई, बॉक्सिंग। और रैपर क्लास ऑब्जेक्ट से वापस अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप में जाते हैं, तो ये आपकी अनबॉक्सिंग हो गई, अनबॉक्सिंग हो गई, इसका उल्टा अनबॉक्सिंग हो गई। तो अब आप अपने आप समझ लीजिए, ये दो डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दी, स्टेटमेंट में मैं दिखा दिया, एग्जांपल में आप ये दे सकते हो। अब यहां पर फिर वही बात, जो तीसरी ट्रिक थी, कि दोनों बातें ट्रू हैं, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, लेकिन दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे से, वो बॉक्सिंग है, वो अनबॉक्सिंग है। तो जब दोनों बातें ट्रू हो और ए और आर की, और दोनों में अपोजिट बात कही गई हो, तो हमेशा ऑप्शन आपका बी ही ट्रू होगा, कि बोथ assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion। ऑप्शन नंबर बी, गुड। दोनों ऑप्शन आपके बहुत अच्छे दिखा दिए हैं मैंने, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही जो दो तरीके के और नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं, उनके लिए भी मैं डेटा लेके आऊंगा। बस मुझे आपसे ये वादा चाहिए कि आप कमेंट में खूब ढेर सारा कमेंट भर दो, जिससे मुझे लगे कि हाँ, बच्चा पढ़ना चाहता है। अगर पढ़ना चाहता है, तो एक टीचर की जिंदगी में इससे बढ़कर कुछ नहीं होता कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, चाहे वो फीस दे पाए चाहे ना दे पाए, और चाहे वो कैसे भी रूप में हमसे मिले आकर, अच्छा टीचर उसको पढ़ाएगा जरूर। तो इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा अच्छा ही टीचर समझता हूं। तो थोड़ा क्या मतलब, बहुत ज्यादा अच्छा समझता हूं। तो इसलिए मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इन जावा इम्प्लिसिट। अच्छा देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, टाइप कास्टिंग का। मैं थोड़ा सा इसको बिना पढ़े थोड़ा सा बता देता हूं। टाइप कास्टिंग क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप में दो डेटा टाइप, दो तरीके हो गए, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात की जा रही है। प्रिमिटिव डेटा टाइप में एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को किसी दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन कहा जाता है। ये दो तरीके के होते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब हुआ, जिस जिस कन्वर्जन में, वो कन्वर्जन जो अपने आप हो जाए, वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। जैसे कि हवा ईस्ट से वेस्ट की ओर चल रही है, तो कोई कागज पड़ा है, तो ईस्ट से वेस्ट की ओर अपने आप उड़ने लगता है, उसमें ऑटोमेटिकली चल रहा होता है, तो वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गई। और एक्सप्लिसिट का मतलब कि हवा ईस्ट से चल रही है और मैं ईस्ट साइड में ही जा रहा हूं, मतलब अपोजिट केस में जा रहा हूं, तो मैं लड़ रहा हूं हवा से, तो वो आपका जबरदस्ती मैं अपोजिट साइड में जा रहा हूं। तो फोर्सली अगर एक कन्वर्जन करवाना पड़ रहा हो, तो वो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहलाता है।
तो इम्प्लिसिट में ऑटोमेटिकली हो जाता है, डिफरेंस भी क्लियर कर लीजिए, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन। और एक्सप्लिसिट में जबरदस्ती यानी फोर्सली करवाया जाता है, ये तो पहला डिफरेंस हो गया। और दूसरा मीनिंग क्या है इसकी, मीनिंग है जब छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहलाती है, और जब बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक्सप्लिसिट कही जाती है। जैसे कि कैर कैसा होता है बच्चों, कैर इंटीजर में बताओ, कमेंट लाइन में लिखो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट डेटा टाइप कैर माना जाता है या इंटीजर, लार्जेस्ट डेटा टाइप कैर इंटीजर माना जाता है या स्मॉलेस्ट डेटा टाइप इंटीजर माना जाता है? जल्दी से कमेंट में छोटा सा एक कमेंट कर दीजिए प्लीज, जल्दी से कीजिए, बाकी मुझे तो पढ़ाना ही है। तो अब मैं जब तक ये आंसर्स पढ़ रहा हूं असर्शन रीजन, तब तक आप लिख दीजिए कि इंटीजर और कैर में कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा लार्जेस्ट है, ये लिखना है आपको। तो देखिए बच्चों, इन जावा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का एक दूसरा नाम भी है कोएर्जन, जो कोएर्जन बच्चे बहुत कम बच्चे जानते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी चीज आ गई, वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ही आ रही है। In Java, implicit typecasting is allowed when you assign a smaller data type to larger, यानी छोटे डेटा टाइप को जब बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे होते हो तो वो आपका इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग कही जाती है। तो ये बात आपकी सही है, ये तो ट्रू हो गई, ये बात आपकी बच्चों ट्रू हो गई, ये ट्रू है। और उसके बाद explicit typecasting is required when you assign a larger data type to smaller, जब बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करोगे तब आप वो एक्सप्लिसिट समझो। तो यहां पे मैं एक एग्जांपल दिखाई दे रहा हूं इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का, ये आपके काम आएगा थ्योरी में बच्चों। अब आपने कमेंट में लिख दिया होगा तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, जैसे जैसे मैंने कैर में आपका 65 स्टोर किया, सॉरी कैर में मैंने ए स्टोर किया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ए का आस्काई कोड आप पता होगा आई थिंक आप लोगों को कि ए का आस्काई कोड 65 होता है बच्चों, ए का आस्काई कोड 65 होता है। अब इसको मैंने तो ए स्टोर किया, मैं चाहता हूं ये 65 में कन्वर्ट हो जाए, तो यहां पर मैं INT लिख रहा हूं, और INT x इज इक्वल टू मैंने CH लिख दिया। तो बच्चों जब SOPLN में x को प्रिंट कराओगे तो अपने आप यहाँ पे रिजल्ट में 65 प्रिंट हो जाएगा। ए था स्टोर और इसमें ए को हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया तो इंटीजर में वो 65 बन जाएगा। इसी को बच्चों यहाँ पर इम्प्लिसिट कहा जाता है, इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग कहा जाता है। ये तो इम्प्लिसिट का एग्जांपल हो गया। अब एक्सप्लिसिट का ले लीजिए। एक्सप्लिसिट में मान लीजिए आपका INT x इक्वल टू 65 या 66 स्टोर है बच्चों। 66 जल्दी से लिख दीजिए, बहुत छोटा सा लिखना। 66 किस कैरेक्टर का ASCII कोड होता है? 66 किस कैरेक्टर का ASCII कोड होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। तो 66 यहां पर को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं कि वो जिसका भी ये ASCII कोड है उस कैरेक्टर में वो कन्वर्ट हो जाए, तो मैं कैरेक्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो यहां पर आपने कैर CH इज इक्वल टू और यहां पे टाइपकास्टिंग ऑपरेटर लगाया है, क्योंकि एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग में टाइपकास्टिंग ऑपरेटर लगाना पड़ता है। तो मैंने यहां लिखा कैर और फिर आपका यहां पर x लिख दिया। अब अगर आप बच्चों यहां पर CH को प्रिंट कराओगे, आई थिंक आप लोगों ने लिख दिया होगा कमेंट बॉक्स में, मैं कमेंट सारे पढ़ूंगा, देखूंगा कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो तो मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियो दूंगा, आपको क्लासेस दूंगा। अगर नहीं ले रहे हो तो फिर मेरा तो जीवन अच्छा चल ही रहा है। मैं चाहता हूं कि आपका भी जीवन हम दोनों के सहयोग से अच्छा हो जाए। तो यहां पर CH में क्या कौन सा करेक्टर आ गया होगा? कैपिटल बी आ गया होगा, कैपिटल बी। CH को प्रिंट कराओगे कैपिटल बी। इसी को बच्चों यहां पर एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग कहा जाता है। ये आपका दोनों एग्जांपल हो गए और ये आपके बहुत काम आएंगे। बस याद रखना है इम्प्लिसिट में छोटा डेटा टाइप बड़े में कन्वर्ट होता है, एक्सप्लिसिट में बड़ा डेटा टाइप यानी इंटीजर बड़ा था, आप देखो आपने लिख चुके होंगे, पता चल जाएगा। इंटीजर बड़ा था, कैरेक्टर छोटा होता है, तो ये कन्वर्ट हो गया। और ये आपके इसमें एक्सप्लिसिट में फोर्सली कन्वर्ट होता है, इसलिए टाइपकास्टिंग ऑपरेटर इसी को कहते हैं। गोल वाले ब्रैकेट में पैरेंथेसिस ब्रैकेट में कोई डेटा टाइप लिख दो, उसको टाइपकास्टिंग ऑपरेटर कहा जाता है, तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसमें लगाना जरूरी है, उसमें लगाना जरूरी नहीं, क्योंकि वो अपने आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है।
आई होप बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये क्वेश्चन, समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग जल्दी से, ओहो आ गए एंडिंग की ओर आ गए, 18 क्वेश्चन पे पहुंच गए। अब 18 नंबर के क्वेश्चन में देखिए बच्चों, लिखा है assertion में द ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस इज ऑप्शनल। सोच के बताइए, बताइए बच्चों, जल्दी से कमेंट लाइन में लिखिए, ब्रेक स्टेटमेंट स्विच केस में लगाना जरूरी है या नहीं जरूरी है? अगर नहीं जरूरी है तो नो, नो ब्रेक लिख दीजिए, और जरूरी है तो यस ब्रेक लिख दीजिए, बस इतना ही लिख दीजिए छोटा सा, बस मैं देखना चाहता हूं, नॉलेज को परखना चाहता हूं। तो स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट लगाना ऑप्शनल है या कंपलसरी लगाना चाहिए? जल्दी से लिखिए, मैं दूसरा तब तक पढ़ रहा हूं। इफ ब्रेक स्टेटमेंट इज omitted in class case of block, the control will automatically fall through to the next case block। वाह बहुत अच्छा। अब समझ लो एक तरीके से स्विच केस में आपका एक डेफिनेशन बता दी गई बच्चों, ये डेफिनेशन आपकी कभी भी आ सकती है। डेफिनेशन है व्हाट डू यू मीन बाय फॉल थ्रू कंडीशन, व्हाट डू यू मीन बाय फॉल थ्रू कंडीशन। तो फॉल थ्रू कंडीशन की यही डेफिनेशन है। इफ द ब्रेक स्टेटमेंट इज omitted, omitted मतलब ना लगाया जाए, absent हो, break statement absent in the case block, the control will automatically fall through to the next case block। कंट्रोल जो है अपने आप नेक्स्ट केस ब्लॉक में चला जाएगा। क्या कहा जा रहा है मैं एक बार दिखाई दे रहा हूं, जैसे आपने यहां लिखा SWITCH स्विच, और कोई इसमें चॉइस ले लिया आपने, और यहाँ पे केस 1 लिया, और इसके अंदर आपने यहाँ पर SOP में हेलो प्रिंट करा, एच प्रिंट करा दिया, सपोज दैट एच, और आपने ब्रेक नहीं लगाया, और फिर केस 2 आपने लगा दिया, और यहाँ पे एसओपी में हाई लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब देखो ये कह रहा है कि मान लीजिए CH की वैल्यू आपकी चॉइस वेरिएबल की वैल्यू 1 है, यहाँ पे स्विच 1 का मतलब केस 1 पे आएगा, और केस 1 का मतलब एच प्रिंट कर देगा। अब एच प्रिंट कर दिया और यहाँ पर ब्रेक लगना चाहिए और नहीं लगा है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली केस आगे के केस में यानी केस 2 में भी चलाएगा, और यहाँ हाई भी प्रिंट कर देगा, यानी एच भी प्रिंट करेगा और हाई भी प्रिंट करेगा। इसी को फॉल थ्रू कंडीशन कहते हैं। चलिए अब अपने क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आप यहां समझ गए, ब्रेक स्टेटमेंट स्विच केस में लगाएं या न लगाएं, ये ऑप्शनल होता है, ये बात सही है। लगाओगे तो अच्छी बात है, नहीं लगाओगे तब भी आपका कोई एरर नहीं आएगी, तो ये आपका सही बात है। हट जाओ भाई, ओके, हाँ, तो ये आपका ट्रू हो गया, ये बात ट्रू है आपकी। उसके बाद, और ये पूरा जो पढ़ा ये तो फॉल थ्रू कंडीशन का है ही। अब आपको ध्यान देना है कि रीजन में कुछ ऐसा बताया गया है, उसका क्या यूज असर्शन में किया गया है, तो ब्रेक के बारे में ही बताया गया है फॉल थ्रू कंडीशन को यूज करते हुए, और ब्रेक के बारे में ऊपर बताया गया, तो ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये आपका assertion and reason are true, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। आपका ऑप्शन 8 टिक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 9 देखिए, ये तो सारे लोगों ने स्टेटमेंट यूज किया होगा, नेक्स्ट आईएनटी, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, ये क्या है? ये यूजर इनपुट स्टेटमेंट, वैल्यू को इनपुट कराने वाले स्टेटमेंट है। तो देखिए एसर्शन में कहा गया द नेक्स्ट आईएनटी मेथड ऑफ स्कैनर क्लास कैन बी यूज टू रीड अ डेसिमल नंबर। जब कोई डेसिमल नंबर इनपुट कराते हो तो उसके लिए इनपुट स्टेटमेंट क्या यूज करते हो? नेक्स्ट आईएनटी। बच्चों कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लिखिए कि क्वेश्चन नंबर 19 में डेसिमल नंबर शो कराने के लिए नेक्स्ट आईएनटी यूज होता है या कुछ और, जो भी आपको यूज करते हो, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के देखो जरा। एक छोटा सा लिखना है ना कि Q19 नेक्स्ट आईएनटी लिख दो, या नेक्स्ट फ्लोट, या नेक्स्ट डबल, जो भी लिखना चाहो लिखो, ये बात के बारे में कि आपका डेसिमल नंबर के स्टोर कराने के लिए कौन सा इनपुट स्टेटमेंट यूज करते हो। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, मतलब ऐसा समझ लो, कई बार ऐसा होता है, आलस इतना कूट कूट के भरा होता है हमारे अंदर, हम जान रहे हैं लेकिन फिर भी हम करेंगे नहीं। अरे बच्चे आप जानो, एक आप यहाँ से गए जिम में एक्सरसाइज करने, और आप 4 बच्चे कर रहे हैं, और आप जान रहे हो एक्सरसाइज करने से ही हमारा शरीर सही होगा, लेकिन आप बैठे इंजॉय कर रहे हो दूसरों को देखते हुए,
कि हाँ दूसरे लिख तो रहे हैं। अरे आप जब अपनी बॉडी से करोगे वो काम, तब आपका जो है निखार आपकी बॉडी में दिखाई पड़ेगा। दूसरी के बॉडी से जो काम हो रहा है वो थोड़ी ना आपके बॉडी पे इफेक्ट डालेगा। इसलिए आप लिखिए बच्चों, लिखिए प्लीज। तो आप यहां पर ये इसका सही आंसर जल्दी से बताइए जब तक मैं नीचे पढ़ रहा हूं। और नेक्स्ट आईएनटी रीड्स ओनली इंटीजर वैल्यू नॉट डेसिमल नंबर। वाह वाह वाह, आंसर तो यहीं छुपा था। अब आपने लिख दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट आईएनटी रीड ओनली इंटीजर वैल्यू नॉट डेसिमल नंबर, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। और ये बात फॉल्स थी, क्योंकि नेक्स्ट आईएनटी में होल नंबर से स्टोर होते हैं, डेसिमल नंबर स्टोर नहीं होते, तो यानी ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो कौन सी ट्रिक लगेगी? पहली वाली ट्रिक लगेगी कि दोनों में से कोई भी फॉल्स हो जाए तो एसर्शन फॉल्स है, तो एसर्शन फॉल्स का मतलब है ऑप्शन डी सही है, और रीजन फॉल्स है तो ऑप्शन सी सही है। बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, या उस किसी पे फोकस करने की जरूरत नहीं, कि चाहे उसका मीनिंग आता हो या ना आता हो। जैसे हम जान गए ना एसर्शन आपका फॉल्स है, अब रीजन को ना भी पढ़े तब भी तो हमारा ऑप्शन यही सही है ना। बस, बहुत अच्छा। ओह, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने साथ दिया। हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आखिरकार पहुंच ही गए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए बच्चों, डू वाइल लूप इन जावा इज primarily used to used for situation where the loop body must be executed at least once time। कह रहे हैं कि डू वाइल लूप में चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, लूप की बॉडी एक बार एग्जीक्यूट होती ही होती है। आई होप सारे बच्चों की ये बात पता होगी। तो ये आपका ऑप्शन सही है, तो ये आपका ट्रू हो गया। उसके बाद लिखिए, फॉर लूप इनिशियलाइजेशन इन फॉर लूप्स में इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेशन सेक्शन आर ऑप्शनल। ये वाली बात कई बच्चों को नहीं पता होगी। बच्चों ये वाली बात भी ट्रू है। इस लाइन के बारे में जो कहा जा रहा है मैं उसको हल्का सा लिख दूं। फॉर, फॉर में सबसे पहले क्या लिखते हो? इनिशियलाइजेशन करते हो, तो इनिशियलाइजेशन ना करो। फिर उसके बाद क्या लिखते हो? कंडीशन लगाते हो, कंडीशन ना लगाओ। उसके बाद क्या लिख दो? अपडेशन, यानी आई प्लस प्लस करते हो, उसको ना लिखो, ब्रैकेट बंद कर दो। क्या बच्चों ऐसे फॉर लूप लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये भी आपका ट्रू है, यानी कि ये इनिशियलाइजेशन कंडीशन और अपडेशन सब ऑप्शनल है। लिखा तो जाता ही है, लेकिन अगर आप हटाना चाहते हो तो ये आप इनफाइनाइट लूप के लिए यूज कर सकते हो, ये आप इनफाइनाइट लूप के लिए स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। तो ये भी बात सही है। अब देखो, जब दोनों बात सही है तो हमें देखना होता है कि पहली बात का कोई भी यूज दूसरी बात में है, तो पहली बात का कोई यूज दूसरी बात में कैसे हो सकता है, वो अलग बात है। दोनों लूप हैं, लेकिन डू वाइल लूप अलग चीज है, फॉर लूप अलग चीज है, तो यानी ये दोनों अलग चीजें हैं, है ना। है तो लूप, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं। डू वाइल अलग तरीके से वर्क करता है, वो एक कम से कम एक बार चलेगा ही चलेगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या ना हो आगे। और फॉर लूप पहली बार ही नहीं चलेगा अगर कंडीशन ट्रू नहीं है। तो इट फर्स्ट, डू वाइल में क्या होता है? इट फर्स्ट एग्जीक्यूट देन चेक द कंडीशन। और फॉर लूप में क्या होता है? इट फर्स्ट चेक द कंडीशन देन एग्जीक्यूट। तो यानी दोनों अलग अपोजिट है, वो अपोजिट वाला केस आ गया, यानी कि यहां पर आपका ट्रिक, थर्ड ट्रिक काम आ रही, थर्ड ट्रिक काम आ रही। तो थर्ड ट्रिक के हिसाब से assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion। आपका बी ऑप्शन सही है। आई होप बच्चों आप लोगों ने पूरी क्लास का सही तरीके से यूज किया होगा, उपयोग किया होगा, और आपको ये सारी चीजें आ गई होंगी, और ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं जरूर रिलेट करते हुए आप पाओगे जब पेपर देने जाओगे हाफ ईयरली का। आप ध्यान दीजिएगा। अब मैंने लास्ट में कहा था, मैं बस 1 मिनट 2 मिनट और चाहिए आपका। लास्ट में मैंने कहा था कुछ चीजें मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए बच्चों, ये तो मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट छांट कर दे दिए हैं, लेकिन जो बोर्ड में टीचर बैठा है उसको तो पूरे सिलेबस को फॉलो करना होता है ना। तो पूरे सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं, पता नहीं किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आपका उठा के दे दे। तो अगर आप गौर करें, ये टाइप के क्वेश्चन आपको अवेलेबल है नहीं मार्केट में कहीं पे भी, ना यूट्यूब पे है और ना ही कहीं बुक में दिखाई पड़ रहे हैं। अभी आ जाएंगे, वो अलग बात है, लोग जागरूक हो रहे हैं तो आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको सबसे पहले, चाहे आप यूट्यूब कहें और चाहे ऐसे ही जनरल कहें, सबसे पहले आपको ये डेटा देना चाहता हूं मैं। चैप्टर वाइज
हर चैप्टर में 20 से 25 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, चैप्टर वाइज 20 से 25 क्वेश्चन की एक पीडीएफ मैंने बना ली है, मैं वो दे रहा हूं आपको। आपका एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन बस आप पढ़ते चले जाइए, आपकी थ्योरी भी तैयार हो रही है, एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी तैयार हो रहे हैं, क्या चाहिए भैया? तो आप उसको पढ़िए और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आइए। बस जब मार्क्स आपके अच्छे आएंगे तब देखिए मुझे और बड़ापन महसूस होगा कि अभी तक मैं नहीं यूट्यूब पे आता था, अब मैं यूट्यूब पे फुल फ्लैश में आना चाहता हूं, तो आपने सहयोग किया और मैंने वाकई में आपको कुछ दे पाया। तो मैं बात कर रहा हूं अपनी पीडीएफ फाइल की, मैं दूसरी पीडीएफ फाइल खोल रहा हूं। देखिए बच्चों, ये एक पीडीएफ फाइल मैं बना रहा हूं, बन गई है। इस पीडीएफ फाइल में 44 पेज हैं, आप यहाँ पे अगर गौर करें 44 यानी 44 पेज की आपकी ये पीडीएफ है, और टॉपिक वाइज हर टॉपिक के 20 से 25 क्वेश्चन है, तो यानी एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला, और थ्योरी आपकी तैयार हो जाएगी, ये बहुत अच्छी बात होगी। तो ये इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ये दिए गए हैं। अभी थोड़ा सा ये जो फाइल है इसको डेकोरेट करना रह गया है, थोड़ी हेडिंग्स मोटी हो जाएं, फॉन्ट सही हो जाए, इस तरीके से जैसे मैंने वो फाइल आपको दिखाई थी ना। देखिए इसमें 44 पेजेस की ये पीडीएफ फाइल है, तो ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब ये कैसे मिलेगी? ये कैसे मिलेगी आपको? उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, और ये काम पैसे नहीं देने हैं, हमारा आपका रिलेशन स्टैब्लिश हो जाए, इसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग यानी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, इसके लिए मैंने एक माध्यम चुना है, व्हाट्सएप। क्योंकि हमें मालूम है ईमेल पे कुछ भी आपको हम भेज दें, ईमेल कौन खोल के पढ़ता है, किसी के पास टाइम नहीं। फेसबुक इंस्टाग्राम आप लोग जरूर खोलते होंगे, लेकिन फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे आप लोग एंजॉयमेंट करने के लिए जाते हो, तो वो भी मैंने रास्ता नहीं चुना। मैं जानता हूं 24 घंटे में एक दो बार तो व्हाट्सएप खोलते ही खोलते हो, तो मैंने व्हाट्सएप को इसको चुना है, और टेलीग्राम चैनल भी पे भी मैं दूंगा। व्हाट्सएप को मैंने मेन चुना है। तो मैंने क्या एक नया इनिशिएट किया है, एक नई शुरुआत की है आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हो 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि मैं 100 आउट ऑफ 100 के लिए पढ़ाता हूं, तो अगर आप चाहते हो 100 आउट ऑफ 100 कंप्यूटर में पाना, आईसीएससी कंप्यूटर 10th में, तो आप मेरे साथ जुड़ो और देखो आपको कितना फायदा होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा बच्चों, मैंने यहां पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, मैंने आपको यहां पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, और उसमें देखिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यहां पर सारी चीजें दी हैं। पहला जो है रिव्यू माई रेटिंग ऑन गूगल, जो गूगल का पेज होता है ना, गूगल पे जहां सर्चिंग करते हो वहां पे जावा मतलब राम जी सर आप लिखिए, जो गूगल का सर्च पेज होता है उसमें जावा मतलब राम जी सर लिखिए, और देखिए कि हमारे बारे में बच्चे क्या समझते हैं। तो उसका ये लिंक प्रोवाइड किया गया है, यहां से मैं उम्मीद करूंगा अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो एक रिव्यू इस पे भी आपका जाना चाहिए। तो ये रिव्यू आप यहां से कर सकते हैं। लेकिन खैर मैं अभी कुछ दूसरी चीज डिस्कस कर रहा था। मैंने यहां पर मोबाइल ओके यहाँ पे मोबाइल ऐप है, मैंने अभी आई थिंक मुझे जो बताना चाह रहा हूं मैंने इस वीडियो में शेयर नहीं किया है, मैं कर दूंगा, इसमें भी कर दूंगा। मैंने लास्ट टाइम एक्चुअली इसमें मैं हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं, तो देखिए हाफ ईयरली एग्जाम की ही प्लेलिस्ट बनती चली जा रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो रिसेंट वीडियो है उसमें जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसमें आपको देखने को मिलेगा ये देखिए मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है। मैंने क्या किया है, एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें जावा के 9th और 10th के बच्चों को ज्वाइन करने का मैं निमंत्रण दे रहा हूं एक तरीके से। ठीक है, तो आप इस ग्रुप पे इस लिंक के द्वारा ज्वाइन करेंगे, और ये जो पीडीएफ फाइल मैंने आपको दिखाई है, इस पीडीएफ फाइल का डेटा इसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। और खाली यही पीडीएफ फाइल का डेटा नहीं, पूरे साल भर जो जो आपको चाहिए आप डिमांड कीजिए, आपको वो सारी सुविधाएं मैं 99% कोशिश करूंगा कि इस ग्रुप में आपको प्रोवाइड करता रहूं। तो आप इस ग्रुप से जुड़ जाइए, और बाकी आप जो है यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी ग्रुप दिया गया है, मैं इस पे भी जितने भी नए अपडेट्स हैं मैं इंस्टाग्राम पे भी देता रहता हूं। मेरा फेसबुक पेज भी है जावा मतलब राम जी सर, मैं वहां पे भी देता हूं।
और बाकी ये रेटिंग वाला मैंने बता ही दिया है। तो आप, और हाँ, बच्चों अगर फ्री डेटा पढ़ना है पूरा कोर्स टाइप का, ये जो एक ही जगह पे मिल जाए आपको, तो मेरा ये मोबाइल ऐप है बच्चों, मेरे मोबाइल ऐप है जावा मतलब राम जी सर नाम से, उसका भी लिंक मैंने दिया है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसमें मैं जब ज्वाइन कर लोगे, और ये ग्रुप आपने व्हाट्सएप ज्वाइन ही कर रखा होगा, तो मैं बताऊंगा इस मोबाइल ऐप में कैसे वो कोर्स आपको अवेलेबल हो पाएगा। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, और हाँ, कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के हैं, भारत हमारा देश है, इसकी एक परंपरा है कि एक दूसरे के सहयोग से हम लोग हमेशा आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों का सहयोग चाहूंगा कि इस चैनल को आप लोगों का इतना ज्यादा प्यार मिले, इतना ज्यादा प्यार मिले कि जितने भी लोग जो जावा में 90 अबव या 100 आउट ऑफ 100 पाना चाहते हैं, उन तक ये सारी इस चैनल की इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ये आप लोगों से थोड़ा सहयोग हमें और चाहिए। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, और अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए, जिससे कि पेरेंट्स को भी एंजॉय फील हो सके। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की क्लास को ओवर करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।